साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी आजीविका पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 4-5 दिनों से पूरे उत्तर प्रदेश में मिशन कर्मी हड़ताल पर हैं और सभी अपना कार्य बहिष्कार करके इको गार्डन पर बैठे हुए हैं और उन्होंने एक लिखित ज्ञापन के माध्यम से मिशन को अवगत करा दिया था कि ये हमारी मांगें हैं और इनके सापेक्ष हम हड़ताल पर जा रहे हैं। तो उस पत्र के सापेक्ष में मिशन द्वारा क्या लिखित रूप में दिया गया, साथ ही जो संयुक्त मिशन निदेशक की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक हुई थी, उसमें क्या निष्कर्ष निकला, आइए मिशन ने क्या लिखित रूप में दिया है तथ्यों सहित जानते हैं। तो ये देखिए पत्र है जो कि मिशन निदेशक के कार्यालय से जारी हुआ है। पत्रांक है 7080 और इसमें दिनांक 4 दिसंबर 2023 यानी कि कल ये पत्र मिशन मुख्यालय से जारी हुआ है। तो इसमें जो संयुक्त मिशन निदेशक की अध्यक्षता में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ जो दिनांक 1/12/23 को बैठक हुई थी मुख्यालय में, उसका ये कार्यवत उन्होंने जारी किया है लिखित रूप में। तो आइए जो हमारी प्रमुख मांगें हैं, मांगें क्या, ये तो हक है क्योंकि एचआर पॉलिसी में सब कुछ पहले ही से लिखा हुआ है, पास है, ये हमारा हक है, कोई नई मांग नहीं है। तो उसके एक एक हमारे जो उसमें मांग दी गई है उसके सापेक्ष क्या उनका जवाब है, क्या निर्णय है, आइए प्रकाश डालते हैं। तो पहला बिंदु है, मानव संसाधन नियमावली में 7% वार्षिक वेतन वृद्धि देय होने के बावजूद भी 9 वर्ष पुराने वेतन पर कर्मियों को कार्य करना पड़ रहा है, जबकि इस अवधि में महंगाई 62 से 70% बढ़ गई है। ये बिल्कुल वास्तविकता है। 9 वर्ष पहले और आज में महंगाई 3 गुने के लगभग बढ़ चुकी है, लेकिन आज भी अगर पुराने वही सैलरी दी जा रही है तो कैसे खर्चा चल रहा होगा, ये बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन शासन प्रशासन को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा 9 सालों में। इसके जवाब में क्या निर्णय लिखित रूप में दिया गया है, इस पर भी प्रकाश डाल लेते हैं। मिशन मुख्यालय द्वारा पत्र संख्या 5565 दिनांक 18 अगस्त 2023 के माध्यम से शासन को एक मुश्त 30-40% मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, जिस पर शासन के पत्र संख्या 888 दिनांक 20 अक्टूबर 2023 द्वारा 5 बिंदुओं पर आख्या चाही गई है, जिसका उत्तर संकलित कर शासन को शीघ्र ही प्रेषित किया जाएगा। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ये मिशन द्वारा लिख के दिया गया है कि मिशन के द्वारा शासन से 30 से 40% और सैलरी में वृद्धि को लेके लिख के दिया गया था, जिसके बारे में शासन द्वारा 5 बिंदुओं पर क्यूरी लगाई गई थी, जिसका जवाब बना के अभी मिशन को भेजना है। अभी ये भेजा नहीं गया है। इसके आगे जो मिशन कर्मियों की दूसरी बड़ी समस्या है, कर्मी अपने गृह स्थान से अत्यधिक दूरी पर पदस्थापित हैं एवं अल्प वेतनभोगी हैं। बिल्कुल इतनी कम सैलरी में 400, 500, 600 किलोमीटर अपने घर से दूर जॉब करना कैसे गुजारा चलेगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो आइए इस स्थानांतरण नीति को लेकर क्या जवाब दिया गया, इसको भी देख लेते हैं। स्थानांतरण के संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 26/4/2022 को संपन्न हुई 18वीं शासी निकाय की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर मिशन में कार्यरत समस्त कार्मिकों को स्थानांतरण पर रोक लगी है, किंतु शासन के पत्र संख्या 442 दिनांक 23/8/23 के द्वारा जिलाधिकारी के स्तर से ब्लॉक मिशन प्रबंधकों का एक विकासखंड से दूसरे विकासखंड में स्थानांतरण किया जा सकता है। यानी कि जो विकराल समस्या है, 400-600 किलोमीटर दूर मिशन कर्मी हैं, उनका कोई समाधान नहीं है। बस ज़िले के अंदर ही एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में पटक कर परेशान करने की नीति बन गई है। ये दिनांक 23/8/23 के द्वारा लेटर जा चुका है। मतलब जिससे कोई भी समाधान निकलने वाला नहीं है। केवल मिशन के लक्ष्यों की पूर्ति हो जाएगी कि किसी ब्लॉक में कम है, किसी में ज़्यादा है, तो वो अपने मिशन के टारगेट पूरे कराने के लिए यहाँ से वहाँ करके मिशन कर्मियों को परेशान करेंगे। लेकिन जो वास्तविक समस्या है कि 400 से 600 किलोमीटर दूर मिशन कर्मी हैं, उनको एक ज़िला से दूसरे ज़िला, अपने निकटतम ज़िला या गृह जनपद में जाना चाहिए, उसके लिए कोई समाधान नहीं है। और इसमें उन्होंने कुछ भी ऐसा लिखा भी नहीं है कि प्रक्रियाधीन हो या कुछ हो।
अब आइए तीसरी समस्या पर आते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस अभी तक लागू नहीं किया गया है, जबकि लगभग 50 से अधिक कर्मियों की दुर्घटना व गंभीर बीमारी के कारण अत्यधिक खर्चीला इलाज करवाने में असक्षम, जिस कारण कई कर्मियों मेडिकल इंश्योरेंस के अभाव में मृत्यु हो चुकी है। ये हम सभी के लिए बहुत दुखद का विषय है। हम सभी ने अपने टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, बीसी के माध्यम से देखा, कई साथियों की एक्सीडेंट में मौत हो गई, ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। तो इसका समाधान तो होना ही चाहिए। आइए देखते हैं मिशन ने क्या इस पर टिप्पणी की है। ग्रुप इंश्योरेंस हेतु जेम पोर्टल पर निविदा आमंत्रित की गई थी। उसमें रिलायंस जनरल हेल्थ इंश्योरेंस का चयन किया गया है। उक्त कंपनी के प्रस्ताव पर परीक्षण उपरांत नियमानुसार शासन से अनुमोदन प्राप्त किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। बताइए, हम 1-2 वर्ष से सुन रहे हैं कि इंश्योरेंस होने वाला है, लेकिन अभी तक ये प्रक्रिया में ही है। अभी तक शासन से अनुमोदन नहीं ले पाया मिशन। तो ये भी बहुत बड़ी विकराल समस्या है। आइए चौथी समस्या पर प्रकाश डालते हैं, जीवन बीमा। देखिए, जीवन बीमा बहुत नॉर्मल सी बात है। कोई प्राइवेट सी कंपनी में भी लोग काम करते हैं तो वहाँ भी जीवन बीमा मिल जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है। लेकिन इतना बड़ा मिशन होने के बावजूद भी, केंद्र की योजना होने के बावजूद भी अभी तक जीवन बीमा और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिला है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। बहुत इसमें ये सीधा कह सकते हैं कि मिशन कर्मियों के प्रति एक अच्छी सोच नहीं कह सकते, जो मिशन के उच्च अधिकारी हैं, जो भी है। देखिए, इसमें क्या जवाब दिया है। दुर्घटना बीमा के संबंध में अवगत कराना है कि विभिन्न बैंकों एवं इंश्योरेंस कंपनियों से चर्चा उपरांत यह निर्णय लिया गया कि चूंकि मिशन में अधिकतम कार्मिकों का खाता भारतीय स्टेट बैंक में है, अतः भारतीय स्टेट बैंक से प्रस्ताव प्राप्त किया गया, जिस पर निर्णय अंतिम चरण में है, जिस पर शासन से अनुमोदन प्राप्त कर शीघ्र अतिशीघ्र निर्णय को अंतिम रूप देकर कार्मिकों को दुर्घटना बीमा से आच्छादन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। जीवन बीमा के संबंध में संयुक्त मिशन निदेशक मानव संसाधन की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी द्वारा अन्य राज्यों तथा प्रदेश के अन्य विभागों में आउटसोर्सिंग कार्मिकों को दिए जा रहे जीवन बीमा की सुविधा का अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसके आधार पर नियमानुसार शासन स्तर पर वह शासी निकाय की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। शासी निकाय के निर्णय के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। बताइए, आप जीवन बीमा के लिए अन्य विभागों और अन्य प्रदेशों में कैसे क्या बीमा दिया जा रहा है उसको आप देख रहे हैं। आप जब बीमा के लिए ये सब देख रहे हैं तो आप ये भी देख सकते हैं कि अन्य राज्यों ने मिशन कर्मियों के लिए 62 साल तक की पक्की नौकरी कर दी। हर साल उनको इंक्रीमेंट मिल रहा। जिनको 2015-16 में 20 से 25 हज़ार मिलता था, आज उनको 40 से 50 हज़ार सैलरी मिल रही है। आप ये भी तो देखिए, अगर दूसरे विभागों और दूसरे प्रदेशों को कंपेरिजन कर रहे हैं, पॉलिसियाँ देख रहे हैं, तो इस पर भी प्रकाश डालें। और जो बीमा शुरुआत में ही हो जाना चाहिए, तो उसके लिए आज कमेटियां गठित हो रही हैं, आज प्रक्रियाधीन हो रहा है। यानी कि जब मिशन कर्मियों ने हड़ताल स्टार्ट कर दी तो आपको कमेटी याद आ गई, आपको पॉलिसियाँ पे विचार विमर्श होने लगा। उसके पहले कुछ नहीं, आप टारगेट करते रहिएगा। इसके आगे जो 5वां मांग है, मानव संसाधन नियमावली में देय भत्तों पर 19वीं शासी निकाय के द्वारा शासन के पत्र संख्या 4/2018 RG 1021 10/18/2017 के क्रम में रोक लगा दी गई, जबकि इस शासनादेश में दिए गए दिशा निर्देश केवल वित्तीय वर्ष 18-19 के लिए ही जारी किए गए थे, जिस कारण मिशन कर्मियों को दिया जाने वाला भुगतान रोक लिया गया, जिससे उनको अत्यधिक अर्थ हानि हुई है। इस अवधि में अपने संसाधन उपयोग करने की वजह से कर्मी ठगा महसूस कर रहे हैं। साथ ही यह भत्ते द्वारा जारी न होने के कारण प्रभावी से भी कम वेतन पर कार्य करने को बाध्य हैं। देखिए, एक तो इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिल रहा, दूसरा जो मिशन कर्मियों को 5 से 7 हज़ार रुपये भत्ते के मिल जाते थे, उल्टा बढ़ाने की जगह ये भत्ते भी मुश्किल से 1-2 साल ही मिले और बंद कर दिए गए, जबकि ये केवल 18-19 के लिए ही रोकने का था। हो सकता उस समय कोरोना की काल की वजह से, लेकिन तब से लेके आज तक किसी भी मिशन कर्मियों को इन भत्तों का भी लाभ नहीं दिया गया। एक तो इंक्रीमेंट नहीं बढ़ा और दूसरा जो भत्ते मिलते थे उनको भी रोक दिया गया। इससे बड़ा कुठाराघात तो क्या हो सकता है, शोषण क्या हो सकता है।
आइए देखते हैं इन भत्तों के बारे में क्या कुछ जवाब दिया गया मिशन की ओर से। कार्मिकों को देय भत्तों के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 4/18/2021 10/18/1/17 दिनांक 18/9/18 के क्रम में दिनांक 26/4/22 को संपन्न हुई 18वीं शासी निकाय की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर भत्तों पर रोक लगा दी गई है। अन्य प्रदेशों में मिशन कार्मिकों को प्राप्त हो रहे भत्तों का अध्ययन कर अधिकतम 1 माह में रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने हेतु संयुक्त मिशन निदेशक मानव संसाधन की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी इस कार्यालय के पत्र दिनांक 4/12/23 द्वारा गठित की गई है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव तैयार कर आगामी शासी निकाय की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। शासी निकाय की बैठक कराने हेतु 1 सप्ताह के भीतर प्रस्ताव तैयार करके बैठक प्राप्त समयानुसार की जाएगी। तदनुसार शासी निकाय के निर्णय के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यानी कि इसमें भी उन्होंने वही कह दिया कि हम एक कमेटी गठित करेंगे, वो कमेटी जांच करेगी, फिर जांच के बाद इसका प्रस्ताव बनेगा। वह प्रस्ताव जो अभी अगली बैठक होने वाली है उस बैठक में पास होगा। तो यही घुमाने वाली बातें हैं सारी। अब इसके आगे 6वां पॉइंट है ईपीएफ को लेके। ईपीएफ तो प्राइवेट कंपनियों भी अपने कर्मियों के लिए देती हैं ईपीएफ का लाभ, लेकिन यहाँ पर केवल ऑपरेटर छोड़ दिए जाए तो बाकी किसी को भी लाभ नहीं दिया जा रहा है। और इसमें जवाब भी जो दिया गया है आइए देख लेते हैं। ईपीएफ के संबंध में अवगत कराना है कि जिन कार्मिकों का मानदेय 15,000 अथवा 15,000 से कम है उन कार्मिकों को ईपीएफ का लाभ प्रदान किया जा रहा है। सेवा प्रदाता संस्था द्वारा भी अवगत कराया गया है कि 704 कार्मिकों को नियमानुसार ईपीएफ की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसमें ज़्यादातर ऑपरेटर साथी हैं हमारे। जिन कार्मिकों को प्रतिमाह मानदेय रुपये 21,000 से कम है ऐसे 750 कार्मिकों को 15,000 तथा 15,000 से कम प्रतिमाह प्राप्त हो रहा है, जिसमें 704 कार्मिक सम्मिलित हैं। उन्हें ईएसआईसी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। रुपये 21,000 से अधिक मासिक मानदेय प्राप्त कर रहे कार्मिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में पृथक से नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा। यानी कि जो 21,000 से ज़्यादा की सैलरी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें हमारे बीएमएम साथी, डीएमएम साहमान और क्या नाम से अकाउंटेंट, ये सब आ जाएंगे जिनका 21,000 से अधिक मानदेय है, तो उनके लिए कुछ नियमानुसार अलग निर्णय पृथक से